जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। दोस्तों, कल की हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, लाइट नहीं थी पॉलिटी की, इस वजह से हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, जिसमें आपको फैक्चुअल चीजें मैंने बताई थी। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रस्तावना की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल या एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल या प्रस्तावना के तत्व। दोस्तों, आप लोगों ने प्रस्तावना को पहले इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा, कम से कम देवास वाले लोगों से तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना उन लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी। प्रस्तावना हमारे मेंस में टॉपिक देके रखा हुआ और उससे कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं ये आज आपको समझ में आने वाला है। चीजों को लेकर हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है, 4 एलिमेंट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको प्रस्तावना को 4 भागों में तोड़ के पढ़ना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं डिस्कस करते चलूंगा। तो हमारा पहला भाग है उसका, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा, संविधान का अधिनियमन लागू 26 नवंबर 1949 की हम लोग जब बात करें कि जब हमारी संविधान, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, जब हम प्रीलिम्स में पढ़े थे, वो सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। फिर राज्य का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, या शासन के लक्ष्य क्या है। थर्ड पॉइंट इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। राज्य का स्वरूप कैसा, भारत की प्रकृति कैसी, और शासन के लक्ष्य या भारत के लक्ष्य क्या है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, संविधान के उद्देश्य। हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य बताती है, तो संविधान के उद्देश्य क्या है। ये 4 पॉइंट हमने मोटा मोटा देखा, लेकिन आप इस तरीके से चार्ट मत बनाना। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चार्ट इस तरीके से मत बनाना, लास्ट में बताऊंगा चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो बोर्ड छोटा इस वजह से चार्ट ऐसा बना है। तो ये 4 चीजें, यहां पर मैंने लिखा है लक्ष्य और यहां पर मैंने लिखा है उद्देश्य। कंफ्यूज नहीं होना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इनसे ही बनेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, पहले तो हम भारत के लोगों को समझते हैं। जब प्रस्तावना का ड्राफ्ट तैयार किया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जब प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया गया और उन लोगों ने पढ़ के सुनाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहस होना स्टार्ट हुई। तो हम भारत के लोग शब्द से उन्होंने शुरुआत की, इसी के ऊपर बहस होना स्टार्ट हुई। फिर सबसे पहले हम भारत के लोग शब्द को हटाने के ऊपर ही चला, मतलब मुद्दा ये खड़ा हुआ। हम भारत के लोग शब्द हटाने के पहले कुछ लोगों ने शब्द जोड़ने का कहा, कुछ लोगों ने हटाने का कहा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हुई। जैसे मैंने एच.वी. कामत साहब को पिछली बार बताया कि वो जब संविधान सभा में खड़े हुए तो उनका ऐसा कहना था कि वी इन द नेम ऑफ गॉड, या फिर दूसरे बंदे खड़े हुए इन द नेम ऑफ गॉडेस्ट, ठीक है। फिर एक महिला हमारी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि भैया हमको भगवान को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर क्यों वोटिंग करवाएं। इस तरीके से जब हमारी चर्चा चालू हुई तो हम भारत के लोग, अब हम भारत के लोग, अपने को उन सब चीजों पे डिस्कस थोड़ा कम ही करना है, तो आपको टू द पॉइंट 3 मार्क्स मिल जाए, ताकि हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम भारत के लोग से तात्पर्य यह है कि हमारा जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित है, ठीक है। यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में जवाब दिया था, क्योंकि एक संविधान सभा के सदस्य खड़े हुए, उनका ऐसा कहना था, कौन से भारत के लोग। यहां पर हम भारत के लोग के बारे में बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये हम भारत के लोग, यहाँ भारत के लोग कहाँ हैं, ये तो संविधान सभा के सदस्य है। तो आप संविधान सभा के सदस्य के बारे में बात कीजिए। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि ये जो हमारा संविधान है, हम भारत के लोग शब्द हम लोगों ने अमेरिका से लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले तो आप समझो कि अगर आपको हम भारत के लोग आ जाए, मतलब 3 मार्क्स में लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे आप। देखो, पहली बात तो हम भारत के लोग का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। हम लोगों ने प्रीलिम्स के हिसाब से देखा तो भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट समझे तो स्वयं जनता द्वारा निर्मित। हम भारत के लोग का मतलब यह है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, वो जनता के द्वारा निर्मित है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कहां बैठे थे, संविधान सभा में। तो ये जनता के द्वारा निर्मित, स्वयं जनता के द्वारा निर्मित संविधान है। फिर प्रस्तावना का अंतिम भाग इसकी पुष्टि करता है। प्रस्तावना का जो अंतिम भाग है इस शब्द की पुष्टि करता है, हम भारत के लोग। कैसे? हम जो है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं मतलब स्वयं को सौंपते हैं। तो ये हम भारत के लोग को आप लास्ट लाइन से भी समझ सकते हो कि भैया हम लोगों ने इस संविधान को एतद द्वारा लिखा है, हमारे द्वारा। एतद द्वारा मतलब हमारे द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो अगर हम भारत के लोग लिखा हुआ है आपको 3 मार्क्स में कि प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो 3 मार्क्स में आपको इसी तरीके से लिखना आपका काम बन जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है क्या? तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करते जाता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है। एक काम करते, थोड़ी देर से रफ करते, ठीक है। तो देखो,
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते, इतना फंडा क्लियर हुआ। दूसरा, संविधान का अधिनियम लागू होना, तो ये जनरली आपको इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि कब अधिनियमित किया गया, तो भैया 26 नवंबर 1949 को। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम, राज्य का स्वरूप, प्रकृति या लक्ष्य कैसा है। देखो 3-3 मार्क्स में तो शब्दावलियों से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 5 मार्क्स में ऐसा आ सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निहित प्रमुख शब्दों का उल्लेख कीजिए, या आपको 5 शब्द लिखने के लिए भी आ सकते हैं। 1989, 1990, 91-95 वाला पैटर्न, जिसमें आपको 5 शब्द दे दिए गए और आपको लिखना है 11 मार्क्स में, या 5 जो है क्या बोलते हैं 5 शब्द दे दिए गए 5 मार्क्स वाले में 5 शब्द आपको लिखना है, या 3 शब्द भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या 3-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो पहले तो समझो कि 5 मार्क्स में अगर आता है तो किस तरीके से आएगा कि प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या प्रस्तावना में निहित शब्दों का जो हम लोगों को स्पष्ट करना, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है जो हमारे लक्ष्य पाने के लिए हमको कारगर होंगे, तो पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। हम लोगों ने हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आपने प्रस्तावना याद कर ली होगी, मुझे लगता है प्रियम्बल आप लोगों ने याद कर ली होगी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला इसका शब्द, ठीक है। पहला इसका लक्ष्य क्या है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना। दूसरा, समाजवादी बनाना भारत को। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। चौथा, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक भी बोल सकते हैं, और चौथा है गणराज्य। इन शब्दों को आपको एक साथ ही पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले, गणराज्य के आगे लगे हुए विशेषणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो गणराज्य के आगे कौन कौन से विशेषण लगे हुए हैं? लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न। सोवरेन, सोशलिस्ट, और उसके बाद में सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, और ये हो जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लिया हम लोगों ने। तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में, है ना। तो एडजेक्टिव का भी उसने पूछ लिया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब पहले तो आपको ये समझना है कि संप्रभुत्व क्या होता है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं कि आप लोगों को मैं जमाने भर की चीजें समझा दूं, और आप लिख नहीं पाओ 3 मार्क्स में, तो मेरा समझाया कुछ भी काम नहीं होता। इसलिए मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से टू द पॉइंट आंसर बता देता हूं कि इस तरीके से अगर आप आंसर लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। पहले तो समझो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, या संप्रभुता भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मैं पहले तो बता चुका हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसलिए पहले इसको समझो कि भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि भारत देश जो है आजाद हो चुका है, और संविधान सभा के द्वारा उसने अपने आप को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि उसके जो आंतरिक मामले हैं और उसके जो बाह्य मामले हैं उस पर वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके ऊपर कोई दूसरा देश या वो किसी और देश का गुलाम नहीं है, या किसी और देश का उसके ऊपर दबाव नहीं है। ठीक है, वो फैसले लेने में सक्षम है। लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्यों के दिमाग में ये बातें थी कि जब हमने 1949 में, जब हमारी संविधान सभा चल ही रही थी, हम लोगों ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली, राष्ट्रमंडल की हम लोगों ने सदस्यता ली। जब हम लोगों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के साथ में कुछ लोगों के मन में यह आया कि कहीं ना कहीं अभी भी क्या हम ब्रिटेन के गुलाम हैं। तो इस बात का सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाब दिया गया कि किसी भी ग्रुप से जुड़ने से यह बात साबित नहीं होती है, यह बात तय नहीं हो जाती कि हम किसी के गुलाम हैं। जैसे मान लो कोई ज्योग्राफी का टीचर मेरे यहाँ पर पढ़ाने आता है, या इकोनॉमिक्स का टीचर मेरे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो वो मेरा गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने आप में, वो फैसले लेने में स्वतंत्र है, वो जब चाहे छोड़ सकता है और जब चाहे आ सकता है। ये डिपेंड करेगा शर्तों के ऊपर, है ना। तो हम लोगों ने जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली है वो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, और वो शर्त रही थी, मतलब वहां पर कोई शर्त वगैरह लागू नहीं होगी। तो ये तो हुआ फंडा समझने वाला, लेकिन लिखने वाला कैसे लिखोगे। मान लो आपको संप्रभु लिखा हुआ गया सिर्फ 3 मार्क्स में, तो सबसे पहला पॉइंट, भारत संघ सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। समझाने के साथ में टू द पॉइंट क्लियर कट बात करें कि हमारा जो यूनियन है वो सुप्रीम है, और ऊपर इसके कोई शक्ति नहीं है। ये नहीं कि ब्रिटेन के हम गुलाम हैं, या अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव है, या रूस का हमारे ऊपर दबाव है। इस बात का संविधान सभा में जिक्र हुआ था कि अमेरिका और रूस के अंडर में हम लोग कभी भी उसके साथ में हम लोग दोस्ती निभाएंगे जरूर, अमेरिका के साथ में भी और रूस के साथ में भी, मगर किसी का पक्ष नहीं लेंगे, है ना। गूढ़ निरपेक्ष आंदोलन भी एक चला था। आंतरिक व बाह्य मामले में पूर्ण स्वतंत्र, मतलब उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया 3 मार्क्स के हिसाब से। 26 जनवरी 1950 से भारत
प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। फिर वही बात कर रहा हूं मैं, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना, है ना। हम लोग क्या बने, सॉवरेन रिपब्लिक बने। कब? 26 जनवरी 1950 से। हालांकि 1947 में जो एक्ट आया था, मैंने उसी में बता दिया था कि भारत एक संप्रभु घोषित हो चुका है, क्योंकि 1935 वाले जो एक्ट वगैरह थे वो सब चीजें, उसमें जो नियम वगैरह थे उसी के आधार पर हमारी संविधान सभा चल रही थी और भारत जो है संविधान सभा जो है अपने फैसले लेने में सक्षम थी। लेकिन जब हमारा रिपब्लिक, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 से भारत ने अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो 1956 तक भी अपने को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित नहीं कर पाया। 1956 के बाद में वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना, सोवरेन बना। कौन? आपको पता है कि अपना पड़ोसी मुल्क कौन सा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आप लोग याद रखने के लिए रख सकते हो कि स्वतंत्र राज्य की अवधारणा का सबसे प्रमुख घटक है। अगर आपके इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है तो इसका मतलब आपका राज्य क्या है, स्वतंत्र है। अब राज्य की बात यहां से भारत से चल रही, ध्यान रखिएगा। पहला शब्द मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, 3 मार्क्स में कैसे लिखोगे। नेक्स्ट की ओर बढ़े, समाजवादी। देखिए इस चीज को समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है। समाजवादी हो या फिर लोकतंत्रात्मक हो या गणराज्य हो, ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। इनको अगर अपन चाहे ना तो बड़े बड़े 2-2 घंटे के ऊपर लेक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन हमको क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है चीजों को लेके। हमको ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर इसी के ऊपर ही, नहीं तो प्रस्तावना से भटक के हम कहां पर आ जाएंगे, समाजवादी पे आ जाएंगे, सोशलिस्ट पे आ जाएंगे। तो समाजवाद बोले या समाजवादी बोले, पहले तो समझो कि समाजवाद होता क्या भैया। देखिए समाजवाद का मतलब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन दे पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से समाजवाद की परिभाषाएं क्या है बना के रखी हुई है। इस बात का जिक्र नेहरू साहब ने अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसमें भी किया है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको आजकल हर कोई धारण कर रहा है, हर कोई धारण करने में लगा हुआ है इसको। इसलिए इसकी एग्जैक्ट परिभाषा दे पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमको एग्जाम में लिखना है तो हम किस तरीके से समझे। पहले तो यह है कि समाजवाद 2 तरीके का होता है। आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड 5 मार्क्स वाला है, 11 मार्क्स वाला है क्वेश्चन भी बन सकता है, तो मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा समाजवाद के ऊपर भी। समाजवादी मतलब पहला तो लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा ये है साम्यवादी समाजवाद। इसको हम राज्याश्रित समाजवाद भी बोलते हैं, है ना। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोलेंगे इसको, और ये साम्यवादी समाजवाद। 2 प्रकार के हमारे पास समाजवाद है। अब हमारा जो भारतीय गणराज्य है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और ये गांधीवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन का मिला जुला रूप है। अब समाजवाद को हम लोग डिफाइन करने जाएं तो सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है, स्टेट अपने तरफ से डिफाइन अलग कर रहा है। तो हम पहले तो 3 मार्क्स के हिसाब से डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। पहला पॉइंट जो आपको हमेशा 1 नंबर तो देके चले जाएगा, कम से कम कुछ नहीं याद रहे तो ये तो याद रहेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। मतलब समाजवाद हमारी प्रियम्बल में पहले नहीं था, लेकिन हमारी ही संविधान सभा के एक सदस्य, है ना, ब्रज किशोर नाम था उनका, ब्रजेश्वर दास ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ब्रज किशोर दास था या ब्रजेश्वर प्रसाद व्यास कुछ नाम था उनका। वो बहुत कॉमेडी करते थे, संविधान सभा में बहुत कॉमेडी करने का काम था उनका। तो उनका ऐसा कहना था कि हमारे जो संविधान की प्रियम्बल है उसमें 2 शब्दों को हम लोगों ने डालना भूल गए हम लोग। एक तो समाजवाद, है ना, और दूसरा है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द। इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उस समय तो हमारे पास में नहीं डाल पाए उसको संविधान प्रस्तावना में। लेकिन 1976 में इसको हम लोगों ने इंक्लूड किया, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर उत्पादन, देखो सेकंड पॉइंट जो आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखना है यही आपके काम आएगा, बाकी चीजें आप बाद में समझना। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण। अब ये उत्पादन के साधन क्या है, जो प्रोडक्शन है और जो रिसोर्सेस है, साधन मतलब रिसोर्सेस की बात करें कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण। हमारा जो समाजवाद है, भारतीय जो समाजवाद है, वो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा स्थापित हुआ। मतलब हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब समझो कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या और साम्यवादी समाजवाद क्या है, और ये क्या है यहाँ पर, उत्पादन के साधन पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण। देखो जो साम्यवादी समाजवाद है उसमें सारे संसाधन जो है, हमारे सारे रिसोर्सेस है, वो उसके ऊपर एकाधिकार किसका होता है, राज्य का एकाधिकार होता है। लेकिन जो हमारा समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें क्या है, जो उत्पादन के साधन है, जो रिसोर्सेस है प्रोडक्शन के, वो सार्वजनिक और सामूहिक, मतलब यहां पर प्राइवेटाइजेशन भी होगा और उसके बाद में गवर्नमेंट भी साथ साथ में काम करेगी, सब मिलजुल कर, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ये चीजें हैं। एक बार और बता रहा हूं कि आप समाजवाद को बोलोगे तो मैं इसके ऊपर काफी डिटेल लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, और वो नेहरू वाला पॉइंट भी याद रखना। दूसरा,
भाई हमने जो समाजवाद स्थापित किया उसका उद्देश्य क्या है, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया था। एक जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है वर्सेस यूपी सरकार के बनाम, यूपी के बीच में कुछ हुआ था मैटर, वहां कैंटीन को लेकर के कुछ मैटर हुआ था, तब उन्होंने घोषणा की थी इसकी कि इसके उद्देश्य क्या है भैया, हमारा जो भारतीय समाजवाद है उसके उद्देश्य क्या है, गरीबी को कम करना, उपेक्षा व अवसर की असमानता को समाप्त करना, मतलब जो हमारी अवसर की असमानता उसको समाप्त करना, मतलब सबको समान लेके आना। इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया हुआ कि भारतीय जो है समाजवाद, जो भारतीय समाज है वो समाजवादी समाजवाद पर आश्रित है। तो आर्टिकल 17 इस बात का उल्लेख करता है कि समाज में सबको, हम लोगों को अस्पृश्यता का अंत किया हमने। यह आर्टिकल 17 आपको डालना बहुत जरूरी है। और भी चीजें आगे भी मैं आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से चीजें पढ़ाऊंगा। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस बात का उल्लेख करते हैं समाजवादी समाजवाद का, है ना, समाज का उल्लेख करते हैं कौन कौन से, आर्टिकल 17 और डीपीएसपी। ये 3 मार्क्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो उसको 5 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, इतना कंटेंट है अपने पास में। ठीक, फिर उसके बाद में हम बात करें किसकी, पंथ निरपेक्ष की या धर्म निरपेक्ष की। ये शब्द, दोनों शब्द एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए सेक्युलर शब्द इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने कुमार विश्वास जी के बारे में सुना होगा, सेक्युलर कुत्ता, इस तरीके से उनको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, अपने को इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना है, और मैं भी आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि इस तरीके के शब्द में यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत बात है, ये मत करिए। आप किसी के लिए शब्द इस्तेमाल मत करिए, जो आप भाषा शैली उसको आप सुंदरी बनाए रखे तो अच्छा रहेगा। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों शब्द एक ही शब्द है, लेकिन हमारी संविधान की जो प्रस्तावना उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है भी बताऊंगा। पहली बात तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर हम बात करें कि भैया पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। अब देखो भैया, राज्य जो है धर्म के आधार पर 3 प्रकार में बटा हुआ है। पहला तो है नास्तिक राज्य, दूसरा है सैद्धांतिक राज्य, और तीसरा है पंथ निरपेक्ष राज्य। नास्तिक राज्य किसी भी धर्म का क्या है, समर्थन नहीं करता, वो सभी धर्मों का विरोध करता है। सैद्धांतिक राज्य क्या होता है, उसका अपना एक विशेष धर्म होता है। जैसे कि हम लोग बात करें पाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म घोषित करके रखा हुआ, सैद्धांतिक राज्य कहलाते हैं, इनका विशेष धर्म है। लेकिन पंथ निरपेक्ष राज्य कौन है, हमारा जैसे भारत है, तो हम लोगों ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष घोषित किया है। इसका मतलब ये होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है धर्म के मामले में तटस्थ होता है, मतलब किसी विशेष धर्म को वो बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म उसके लिए कैसे है, समान है। तो इस लाइन को कैसे लिखोगे, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, धर्म के मामले में वो तटस्थ होता है। जैसे हम हिंदू राज्य है, या हम मुस्लिम राज्य है, या हम मुस्लिम कंट्री है, या हम सिख कंट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा राज्य क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, मतलब धर्म के मामले में तटस्थ है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए समान व्यवहार करेंगे, सभी धर्मों के लिए वो समान व्यवहार करेगा। ठीक, इस बात का उल्लेख कहां पर है, भाग 3 में दे रखा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। जब आप वहां पर पढ़ोगे 14, 15, 16 में, तो यही आएगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आया वहां पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता देके रखी हुई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता हम लोगों को देके रखी है इस तरीके से, आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 25 से 28 तक लेकर जो फंडामेंटल राइट्स में हमको धार्मिक स्वतंत्रता देके रखी है, वो हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। जब संविधान सभा में वी द पीपल ऑफ इंडिया के आगे ये बात जोड़ने के बाद चली कि इन द नेम ऑफ गॉड, तब संविधान सभा के एक सदस्य खड़े हुए, उनका ऐसा कहना था कि अब जब हम गॉड को बीच में लेके आएंगे तो हम धार्मिक स्वतंत्रता दे कैसे सकते हैं, क्या सबको अपने अपने धर्मों को अपने हिसाब से मानने की स्वतंत्रता है। आगे जाके हम इनको काफी डिटेल पढ़ेंगे। तो हमको तो पूरा फंडामेंटल राइट्स ही चेंज करना पड़ेगा, हमको आर्टिकल 14, 15, 16 पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर फिर क्या कहा, नहीं मैं तो वोटिंग करवाना चाहता हूं। एचवी कामत साहब ने कहा कि नहीं हम तो वोटिंग चाहते। तो पक्ष में 10-8 लोग खड़े हुए और विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। इस तरीके से हमको पूरा संविधान चेंज करना पड़ा। अब पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या चीज है। अब देखो, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में दोस्तों एक मेजर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस कह लो, जो भी आप लोगों को लगे। देखो, धर्म जो है एक व्यापक अवधारणा है, धर्म कोई छोटा नहीं होता, धर्म के अंदर ही बहुत सारे पंथ आते हैं। जैसे हम बात करें बौद्ध धर्म की, ये वाला बौद्ध धर्म वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में आपको काम आ जाएगा, कहीं ऑब्जेक्टिव आ गया। तो बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय है, अलग अलग पंथ है, हीनयान, महायान और वज्रयान, उसकी 3 शाखाएं। तो एक धर्म के अंदर पंथ भी आ जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है, व्यापक अवधारणा, मतलब बड़ा है, और पंथ उसके अंदर क्या है, बहुत सारे आ जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये भी हम लोगों को समझते हुए चलना है।
आगे हम लोग बात करें लोकतंत्रात्मक की, तो जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधि अब्राहम लिंकन द्वारा, आपके द्वारा ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है अब्राहम लिंकन की आप लोगों ने। अब यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखना, पहले तो समझो। लोकतंत्र के ऊपर अलग से मैं एक डेडिकेटेड नहीं भी बोलोगे तो भी बनाऊंगा मैं, क्योंकि लोकतंत्र को यहाँ पर समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है, कि लोकतंत्र को मैं यहाँ पर सीधा क्लियर कट समझाने जाऊँ तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि पूरा प्रस्तावना से भटक के हम लोकतंत्र पे आ जाएंगे। तो भैया पहले 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन समझो कि सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में निहित है? जनता के हाथों में। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करते हैं? देश का शासन चलाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिनिधि सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुना है और जनता के प्रतिनिधि वहां पर जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। आप चाहे तो अब्राहम लिंकन साहब की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर 3 मार्क्स में आता है। तो हमारे भारत में न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होता है, इस चीज को भी आपको समझना है। अब लोकतंत्र थोड़ा शॉर्टकट में काम करता हूं, बता ही देता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम एक काम करेंगे, शासन प्रणाली के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में अपनाया गया है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं अपनाया गया इसके भी कारण वगैरह मैं अगर लोकतंत्र के ऊपर एक वीडियो बनाता हूं तो उसमें सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना काम करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। और जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय लेती है। यहां पर इसके 3 आयाम भी पूछे आपसे, ऐसा पूछ लेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 आयाम बताइए या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 आयाम बताइए, फिर क्या करेंगे? इसलिए लोकतंत्र के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में डाल दूंगा, वरना ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें हम गणराज्य की, रिपब्लिक की। ये हो गया डेमोक्रेटिक, ये हो गया अपना क्या बोलते हैं सेक्युलर। अब गणराज्य की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, तो लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के 2 अंग हैं। पहला तो है कि भैया आपके यहाँ पर राजशाही हो या वंशानुगत हो। दूसरा हम लोग बात करें लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके साथ में आप डेमोक्रेटिक लगाना जरूरी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या रिपब्लिक की बात करें तो उसका क्या मतलब होता है? वंशानुगत मतलब जो राज्य का प्रमुख है वो क्या होगा? वंश के आधार पर होगा, मतलब उसका उत्तराधिकारी वंश के आधार पर होगा। हमने ये प्रणाली अपनाई नहीं है, ब्रिटेन में है। जैसे कि महारानी बनती वहां पर, वो महारानी जब तक निपटती नहीं है तब तक दूसरा उसका उत्तराधिकारी नहीं होता। वंश के आधार पर जो राज्य का प्रमुख है ना, वो चुना जाता है। हमारे यहाँ पर राज्य का प्रमुख, राज्य से आशय भारत की बात है, हाँ ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर राज्य के प्रमुख कौन है? हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट है। तो वो क्या चुन के आते हैं कि चुन के नहीं आते हैं? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आएगा, है ना। प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएगा या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो डायरेक्ट जनता चुनेगी या जनता के प्रतिनिधि उसको चुनेंगे। तो हमारे यहाँ का जो राज्य प्रमुख है वो कहां से चुन के आता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। हमारे यहाँ का राज्य जो प्रमुख है वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति। फ्रांस में ये प्रणाली अपनाई गई है गणराज्य वाली, यहीं से हम लोगों ने गणराज्य शब्द लिया है। तो इस चीज को आपको समझना है दोस्तों। हम लोगों ने समझा कि हम भारत के लोग, संविधान का अधिनियम लागू और राज्य का स्वरूप, प्रकृति, लक्ष्य कैसा, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी समझाऊंगा, हमारा एक टॉपिक बचा हुआ संविधान के उद्देश्य, तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो दोस्तों, तो फंडा क्लियर रखो, चालू रखो। प्रस्तावना की विषय वस्तु, तत्व का कंटेंट जो हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ जाती है, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखा करो दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए। चौथा टॉपिक हम लोगों का क्या है? अभी संविधान के उद्देश्य। यहां पर मैंने वर्सेस लक्ष्य भी कर दिया ताकि आपको समझ में आए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के उद्देश्य बताए? तो एक तो भैया न्याय, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुता। ये 3 उद्देश्य की हम बात करें, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, मैंने कल ही बता दिया आप लोगों को कि पढ़ना उसको अच्छे से, नहीं तो मजा नहीं आएगा। न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब 3 प्रकार के हमारी प्रस्तावना ने न्याय के बारे में बातचीत की है। आगे बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता हमने विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कभी कभी मुझे नींद जैसा आने लग जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता धीरे धीरे पढ़ाना। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और बंधुता के जरिए हमने हमारे संविधान के उद्देश्य तय किए। अब आप समझो कि मैंने जो पुराने पढ़ाया था कि शासन के लक्ष्य क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे उद्देश्य और हमारे लक्ष्य के बीच में क्या डिफरेंस है।
दोस्तों लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं और उद्देश्य जो है दीर्घकालिक होते हैं। मतलब ये शॉर्ट टर्म हो गए और लॉन्ग टर्म हो गए। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है और आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। आप बोलोगे सर हमारा तो आईएएस बनना लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या कुछ बच्चे बोलेंगे उद्देश्य हमारी जिंदगी का आईएएस बनना, डीसी बनना। आपकी जिंदगी का लक्ष्य और आपकी जिंदगी का उद्देश्य दोनों अलग अलग है। लक्ष्य क्या है, अल्पकालिक है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको डीसी बनना है, तो ये आपका लक्ष्य है दोस्तों। लेकिन ये क्यों है, आपकी जिंदगी का कुछ और उद्देश्य। उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपने लक्ष्य बनाया है डीसी बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, क्योंकि आप एक दिन रिटायर होने वाले। उसके बाद में क्या है, जिंदगी का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। और उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम लक्ष्य बनाते हैं। तो हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय दिलवाना, स्वतंत्रता देना और बंधुत्व को बनाए रखना। ठीक, एक एक करके समझते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपका। 3-3 मार्क्स की शब्दावलियां कंप्लीट हो रही है। सामाजिक न्याय की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। हम समाज में रह रहे हैं, और अगर हम समाज में रह रहे हैं, यहां पर आर्टिकल 17 डाल लो आप लोग, आर्टिकल 17 में काम आएगा आपको, है ना। सामाजिक न्याय की बात करें तो भैया समाज में, और न्याय का मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ सीधे। न्याय से, न्याय शब्द देखा, अरे यार ये तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सामाजिक न्याय मतलब धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। बुद्धि, बचपन में आपने सुना होगा कि छलनी लेके गए थे तो क्या, नेचुरली है। कुछ चीजें नेचुरल होती है, कुछ चीजें प्राकृतिक होती है। कोई, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी का धर्म अलग है, किसी की बुद्धि कमजोर रहती है, तो छलनी लेके चले जाता, बचपन में मजा लेते थे। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक न्याय के मतलब हो गया धर्म, जाति, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के हम समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य, सॉरी उद्देश्य, ये हमारा। फिर किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये बड़ा, ये छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से हमने सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए स्थिति में सुधार करने के लिए हमने थोड़ी सी छूट देके रखी है, क्योंकि हम लोगों को उनको समान लाना है। हमने जब समानता की बात की है, समता की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, तो इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आगे देखें कि आर्थिक न्याय की बात करें। आर्थिक न्याय मतलब क्या होगा, इकोनॉमिकल। तो इतना जोर से इसलिए बोलना पड़ता, नीचे से आवाज आती तो समझ जाते हैं, है ना। आर्थिक न्याय की बात करें, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करें, ये हो गया सोशल जस्टिस, ये हो गया इकोनॉमिकल जस्टिस, है ना। इकोनॉमिकल जस्टिस की हम लोग बात करें कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिकल जो हमारा रीजन है उसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा है, आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराने की कोशिश की है हमारी प्रस्तावना के द्वारा। संपदा, आय, संपत्ति, इसकी असमानता को दूर करना है। कैसे हम असमानता को दूर करेंगे, हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ठीक है, साधनों का एक तरह इस तरह वितरण, साधनों का इस तरह वितरण कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। लेकिन कहीं कहीं अगर हम कुछ चीजों को बराबर लेके आना ना, तो शोषण तो कुछ होता है। इस चीज को हमको समझना है। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फिर राजनीतिक न्याय की बात करें, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, तो अब दिमाग में यही आता है कि पार्टी बना लो, नेता बन जाओ। राजनीतिक न्याय का मतलब ये नहीं होता। राजनीतिक न्याय किस तरीके से हमने सुनिश्चित किया, देखना दोस्तों। बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। अब राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, सिर्फ नेता बनना। तो दोस्तों समझो कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है कि भाई वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोगों को देके रखी है। वयस्क मताधिकार के आधार पर आपको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। दूसरा, आप राजनीतिक संस्थाएं आप खुद स्थापित कर सकते हो। तीसरा, कानून का शासन है। ये सारी छूटें हम लोगों को कहाँ मिली हुई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जो हमारा सिद्धांत है प्रस्तावना में, हम लोगों ने कहां से लिया है, रूस से लिया है। और इन सब सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए कहां कहां पर प्रावधान है, आर्टिकल 325 आपका निर्वाचन से रिलेटेड है, 326 वयस्क मताधिकार वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल 38 आप लोगों का, फिर आर्टिकल 39 है ना, समान काम के लिए समान वेतन, विधिक सहायता, और उसके बाद में आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स है आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं। इन आर्टिकल्स के ऊपर मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि लेक्चर वैसे ही लंबा हो जाएगा। इनको हम बाद में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को हमने इस तरीके से सुनिश्चित करने का प्रण लिया है भैया हमारी संविधान सभा के द्वारा। आगे जाके बात करें, समता शब्द एक इस्तेमाल हुआ है हमारी किसमें, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो समता का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम आर्टिकल 14 में काफी डिटेल पढ़ेंगे।
आर्टिकल अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब समाज क्या है, सभी बराबर है, सभी के लिए क्या है भैया, हम लोगों ने समता का अवसर देके रखा है, मतलब सभी के लिए समान अवसर, बिना किसी भेदभाव के लिए सभी के लिए समान अवसर है। फिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक और 325 और 326 जो मैंने अभी यहीं पे लिखे हैं, और डीपीएसपी समान काम के लिए समान वेतन की बात करता, भैया महिला काम कर रही तो ऐसा नहीं कि कम वेतन मिलेगा। इस तरीके से हम लोग यदि बात करें तो समानता की हम लोग बात करें, इक्वलिटी की बात करें, तो ये चीजें हैं, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने शॉर्टकट 3 मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन बता दिया। लास्ट देखे बंधुत्व की बात करें, लास्ट नहीं है, हम लोगों को अभी स्वतंत्रता पढ़नी है, विचार अभिव्यक्ति धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, हमने ये नहीं पढ़ी है ना। अर्थ क्या है बंधुत्व का, भाईचारे की भावना, ठीक है, अर्थ इसका हो गया भाईचारे की भावना। इसका उद्देश्य क्या है, बंधुत्व का उद्देश्य क्या दोस्तों, हमारे देश में पहले ही इतने सांप्रदायिक दंगे चलते हैं, भाषावाद चलता है, क्षेत्रवाद चलता है, तो हम लोगों ने बंधुत्व शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है। पहले तो आप लिखोगे 3 मार्क्स में आता है तो भाईचारे की भावना लिखा, उद्देश्य लिखना है, फिर इसका व्यक्ति का सम्मान व देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य ये है। बंधुत्व का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का सम्मान व देश की एकता और अखंडता का सुनिश्चित करना। फिर एकल नागरिकता के जरिए हम लोगों ने हमारे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की, व्यक्ति विशेष के लिए भी। फिर आर्टिकल 51 का में फंडामेंटल ड्यूटीज देके रखी है, उसके जरिए हम लोगों ने भाईचारे की भावना को करा है। 11 प्रकार के हमारे पास ड्यूटीज है, जब आप 11 ड्यूटीज पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। हमको अलग से दे रखा टॉपिक, भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने हमारे यहाँ पर बंधुत्व की भावना को जोड़ा है। एक एग्जाम्पल के छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता समझाता हूं। आपके गली मोहल्लों में एक जमाने में गणेश जी बैठते थे, माता जी बैठती थी, या रावण जलता था। आज की तारीख में अगर एक लंबी पट्टी है और यहां से बीच में से कोई रोड क्रॉस हो रहा है तो इतना एरिया डिवाइड हो गया, फिर आगे वाला अपनी माता जी बिठा रहा है। छोटा जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, बड़े लेवल पर नहीं जा रहा हूं, इतना छोटा हम लोगों का। तो इस भैया भाषावाद, क्षेत्रवाद, इसको खत्म करने के लिए, लेकिन इसको खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है। जगह जगह माता जी, जगह जगह गणेश जी, एक जगह बिठाते तो हम कम से कम भाईचारे की, बंधुत्व की भावना बना के रखते। उसको चंदा नहीं देते हैं, वो चंदा इधर मांगने आ रहा तो तू तेरे मोहल्ले में बिठा रहे भाई। तो इतनी सी लाइन में हम लोग क्या करने लग गए, बट गए, डिवाइड हो गए। इतना सब कुछ हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, लेकिन क्या हम लोग उस बात को साकार कर पा रहे हैं? नहीं, मुश्किल है। फिर हम बात करें किसकी, स्वतंत्रता की, इसको छोड़ दिया हमने। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, वो अभिव्यक्त कर सकता है। फिर उसके बाद में उसको विश्वास की स्वतंत्रता है, चाहे जो भी धर्म उसको मानना है। इन सब बातों को, स्वतंत्रता को जो दे रखा है, कहां पर है, भाग 3 में इसके ऊपर व्यापक प्रावधान दे रखे फंडामेंटल राइट्स में। और इनका संरक्षण कौन करता है, न्यायपालिका करती है, आर्टिकल 32 से लेकर 26 तक। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बल्कि मैं बोलूं कि 11 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में यह भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में निहित न्याय के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये 5 मार्क्स में आपको लिखना है, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। इस तरीके से आपको इसको 5 मार्क्स को कंप्लीट करना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक था, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आप लोगों के बन सकते हैं। जब मैं टेस्ट लूंगा तब आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर हो रही है। सर ने कुछ चीजें समझाई थी, हम कुछ लिख पा रहे हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रस्तावना का महत्व बताइए, या उद्देशिका का महत्व बताइए। ठीक है, और हो सका तो मैं लेक्चर को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज का लेक्चर इसलिए छोटा नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि एक साथ ही चीज़ों को समझना था। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।